एपिसोड की शुरुआत में हम किन्मो को देख पाते हैं, जो कि इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर डीमन गॉड मारा कैसे गया। वो कहने लगा कि डीमन गॉड अपनी पॉकेट रन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर भी वो यहाँ मौजूद सील्स को बीट नहीं कर पाया और फाइनली वो बड़ी भयानक मौत मारा गया। ये तो अच्छा हुआ कि उस डीमन गॉड ने मुझे फॉलो किया था, वरना उसकी जगह पर हम लोग मारे जाते। उसकी दिल दहलाने वाली मौत देखकर ही हमें पता चला कि हम इस पाथ पर आगे नहीं जा सकते। तो जैसे डीमन गॉड की हर एक पावर इन सील के आगे कमजोर हो गई, तो क्या वैसे ही मेरे एल्डर्स की डिवाइन पावर भी इसके आगे हार चुकी होगी। सो इसी वजह से किन्मो के सामने बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर उसके एल्डर्स के साथ क्या हुआ होगा। इधर ड्यूटी एंड डीमन गॉड कहने लगा कि ये वाला डीमन गॉड काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन ये तो घास के तिनके जैसा बिखर गया। उस बेचारे को तो फाइट बैक करने का मौका ही नहीं मिला। ये फॉरबिडन जोन वाकई श्रापित है, मगर क्या कोई कर्स इतना भी ज्यादा भयानक होना चाहिए था। वहीं पर डीमन गॉड के साथ साथ ड्रैगन किलिन की भी फटी हुई थी। वो किन्मो से पूछने लगा कि पता नहीं इतना भयानक सील यहाँ पर किसने सेटअप किया। मैंने तो अपनी जिंदगी के हजारों सालों में ऐसा भयानक रेस्ट्रिक्शन नहीं देखा था। और तभी किन्मो ने बताता है कि ये सील जरूर से किसी गॉड ने सेटअप किया है। अब ये सुनकर ड्रैगन किलिन दोबारा से उससे सवाल पूछने लगा। वो कहता है कि इस सील के अंदर तो केयरफ्री सिटी है, तो केयरफ्री सिटी के लोगों ने इस सील को सेटअप करना चाहिए था। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि ये सील किसी गॉड ने सेटअप किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि केयरफ्री सिटी में गॉड रहते थे। शायद यहाँ के गॉड्स अभी भी जिंदा होंगे और वही डार्कनेस में इस ग्रेट डाचू को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन किन्मो के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो कहता है कि इस सील को जरूर से गॉड ने सेटअप किया है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो गॉड केयरफ्री सिटी से ही बिलोंग करता होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो गॉड केयरफ्री सिटी का दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। अब ये सुनते साथ ही ड्यूटी एंड डीमन गॉड और ड्रैगन किलिन काफी ज्यादा पैनिक हो गए। ड्यूटी एंड डीमन गॉड किन्मो से पूछने लगा कि बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता कि ये गॉड उन लोगों का दुश्मन होगा। जिस पर किन्मो बताने लगा कि जितने भी डीमंस इस रेस्ट्रिक्शन जोन में गए थे वो सब के सब मारे गए और उनकी मौत से मेरी ये थ्योरी कंफर्म हो गई। देखो, अगर किसी भी जगह पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है तो इसका मतलब एक ही होगा, आउटसाइडर्स को दूर रखना। कोई भी दुश्मन उस रेस्ट्रिक्शन जोन को पार नहीं कर सकता। मगर ये वाला फॉरबिडन जोन काफी ज्यादा अलग तरीके से काम कर रहा। पहले तो ये आउटसाइडर को अंदर आने से रोक लेता है, और अगर कोई गलती से अंदर दाखिल हो भी गया तो ये उसे बाहर जाने से भी रोक लेता है। यानी कि अंदर जाओगे तो भी मरोगे और बाहर जाओगे तो भी मरोगे। और अगर ये सील केयरफ्री सिटी के किसी गॉड ने सेटअप किया होता तो वो इस दो तरीके से कभी काम नहीं करता। वेल, किन्मो की ये सारी बातें सुनकर इन दोनों को काफी ज्यादा टेंशन आ गया। डीमन गॉड कहने लगा कि तुम्हारी इस थ्योरी से मुझे बस एक ही बात कंफर्म हो रही कि फॉरबिडन जोन एक पिंजरा है जो अंदर और बाहर दोनों साइड से लॉक होता, यानी कि ना कोई अंदर जा सकता है और ना ही कोई बाहर आ सकता। जिस पर किन्मो जवाब देते हुए कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, उस डेटी ने कुछ सोच समझकर ही इस केज को बनाया होगा। उसका पहला मकसद तो ये है कि कोई भी केयरफ्री सिटी में जाना नहीं चाहिए और जो केयरफ्री सिटी के लोग हैं वो भी यहाँ से आजाद नहीं होने चाहिए। जिस पर ड्रैगन किलिन कहने लगा कि मुझे तो उस गॉड पर गुस्सा आ रहा, आखिर कोई गॉड इतना रूथलेस कैसे हो सकता, ये तो केयरफ्री सिटी के लोगों पर अत्याचार है। जिस पर किन्मो कहने लगा कि भले ये फॉरबिडन जोन काफी ज्यादा डेडली है, मगर ऐसी मेथड का हमारी दुनिया में भी यूज किया गया था, जैसे कि मिशुई पास। ग्रेट डाचू के लोग यांगकांग में एंटर ना कर पाए, इसलिए मिशुई पास पर कुछ डिवाइन आर्टिफैक्ट सेटअप किए गए। उन डिवाइन वेपन्स को खुद गॉड ने फोर्ज किया था, यानी कि गॉड नहीं चाहता था कि ग्रेट डाचू के लोग यांगकांग में एंटर करे, और इसी वजह से वो डिवाइन आर्टिफैक्ट ग्रेट डाचू का कोई भी बंदा उनके सामने आ जाए तो उसे मार देते हैं। मैंने ये भी सुना था कि हमारे ग्रेट डाचू रुइंस को एक सील की मदद से लॉक किया गया है और उसे सील करने की ऑर्डर दी थी एक गॉड ने जिसका नाम था जैंग। उसी ने ग्रेट डाचू रुइंस को पूरी दुनिया से अलग कर दिया। तो जैसे ग्रेट डाचू का दुश्मन एक गॉड है, तो वैसे ही केयरफ्री सिटी का भी दुश्मन गॉड होगा, और मेरे ख्याल से वही गॉड यांगकांग को भी तबाह करना चाहता। यांगकांग में जो भारी बर्फबारी हुई उसकी वजह से वहाँ पर तबाही मच गई। यांगकांग के न जाने कितने ही सारे लोग मारे गए, और ऐसा कहा भी जा रहा कि यांगकांग ने गॉड की कर्स को ट्रिगर किया है। लेकिन यांगकांग ने तो बस अपने कॉन्टिनेंट में कुछ सुधार किए थे। और गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हेवन किसी पावरफुल कल्टीवेटर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वैसे इन गॉड्स का भी मामला है। शायद ये लोग नहीं चाहते कि कोई भी सिविलाइजेशन अपग्रेड करे। एक जमाना ऐसा भी था जहाँ पर ग्रेट डाचू ने पूरी दुनिया पर अपना डोमिनेंस साबित किया, और वो भी अपनी पावर नहीं बल्कि अपने स्किल के दम पर। ऐसा कहा जाता था कि ग्रेट डाचू जीनियस का घर है, और यही बात शायद गॉड्स को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने ग्रेट डाचू को पूरी तरह से अबैंडन
अबैंडन कर दिया, जिसके चलते अब वहाँ पर डार्कनेस की हुकूमत है। ग्रेट डाचू के लोग वहाँ पर ना आजादी से रह सकते हैं और ना ही डाचू को छोड़कर बाहर जा सकते। यानी कि जैसे केयरफ्री सिटी एक पिंजरा है, वैसे ही डाचू एक पिंजरा था। और किन्मो को डर था कि कहीं फ्यूचर में यांगकांग की भी हालत ऐसी ही ना हो जाए। किन्मो कहने लगा कि जरूर से केयरफ्री सिटी के लोगों ने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की होगी। उन्हीं लोगों ने इस बैरियर में वो सुराग बनाया होगा जहाँ से डीमन गॉड इस सील में दाखिल हुआ था, मगर वो रास्ता काफी ज्यादा नैरो है। अगर हमने मूनशिप के साथ वहाँ पर एंटर किया तो मसला हो जाएगा। मूनशिप इतनी जायंट है कि एक ही सेकंड्स के अंदर वहाँ की सील्स को ट्रिगर कर देगी और इसी वजह से किन्मो अपने हाथों को मूनशिप से हटाने लगा। उसने 1 बाय 1 करते हुए मूनशिप का सारा कंट्रोल लूज कर दिया, जिसके चलते मूनशिप पर जितने भी स्टैचूज थे वो अपने आप अंडरग्राउंड जाने लगते हैं। साथ ही जो चांद अभी तक चमक रहा था उसकी चमक भी अपने आप गायब हो गई और इस तरह से मूनशिप सीधे ग्राउंड पर आकर लैंड हो गई। किन्मो ने जो मून हर्डर का क्राउन पहना था उसकी पावर भी अपने आप डीएक्टिवेट होने लगी। यहाँ पर हमें किन्मो के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है। मून गार्डियन की बॉडी से उसकी सोल अब बाहर आ चुकी है और फिर वो बड़ी तेजी के साथ पीछे की तरफ पुश होने लगा, जहाँ पर वो डिवाइन ब्रिज को क्रॉस कर लेता है। वो लाइफ एंड डेथ वैली को पार करते हुए सीधे अपने 5 लुमिनरीज के पास पहुँच जाता है। दरअसल ये वही एक्चुअल कल्टीवेशन था जो कि किन्मो ने अचीव किया है। मूनशिप का कंट्रोल हाथ में लेने के बाद उसकी पावर अपने आप इंक्रीज हो गई थी, मगर अब वो सारी पावर सील होने लगी और अब उसकी बॉडी भी पूरी तरह से नॉर्मल होने लगी। यहाँ पर जो उसके मल्टीपल हैंड्स थे वो भी वैनिश हो गए और फाइनली किन्मो अपने असली फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए मूनशिप के आइस से अपने पाँव को बाहर निकालने लगा। वेल यहाँ पर किन्मो ने खुद को आजाद कर लिया, मगर अब वो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड था। उसके ऐसी हालत देखते साथ ही ड्रैगन किलिन तो काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो किन्मो से पूछ रहा था कि यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना? तो किन्मो से बता रहा था कि मूनशिप को चलाने के लिए हमें अपने लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता, तो इस मूनशिप ने मेरी ढेर सारे लाइफ फोर्स को डिवावर किया है, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ी देर में मेरी सारी लाइफ फोर्स रिकवर हो जाएगी। तो ड्रैगन किलिन ने फटाफट से किन्मो की बॉडी को लिक किया ताकि उसकी जो भी इंजुरीज थी वो पूरी तरह से हील हो जाए और उसकी केयर देखकर किन्मो भी उसका लाड करने लगा। जिसके बाद वो डीमन गॉड और ड्रैगन किलिन को बताने लगा कि मैं एक सन हर्डर को जानता हूँ जिसका नाम था यांगजिंग। वो लड़की बचपन से एक सन गार्डियन है और उसने अपनी पूरी जिंदगी सनशिप को गाइड किया। आज इस मूनशिप को चलाकर मैंने जिस पेन को फेस किया है वही पेन यांगजिंग हर रोज फेस करती होगी। सनशिप ने उसकी ऑलमोस्ट सारी ही लाइफ फोर्स को कंज्यूम किया है। मुझे उस बंदी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा। सो गाइस, सनशिप हो या फिर मूनशिप हो, इन्हें हर्ट करना आसान बात नहीं थी। जो भी इनका गार्डियन होगा उसे अपनी जान हर रोज दांव पर लगानी होगी। खैर, अब किन्मो अपने दोस्तों के साथ उस बैरियर के सामने पहुंच गया। सबसे पहला तो वहाँ रखे हुए गॉड्स के स्टैचूज को घूरने लगा, मगर उन स्टैचूज ने कोई हरकत नहीं की थी, इसलिए किन्मो आगे की तरफ बढ़ने लगा और अब वो उस शैटर्ड हुए बैरियर के सामने पहुंच जाता है। सो ये है एक मौत का कुआं। अगर किन्मो इसमें कूद गया तो उसके जिंदा बचने के चांसेस ना के बराबर थे। सिर्फ वही पेरिश नहीं होगा बल्कि ड्यूटी एंड डीमन गॉड की सोल भी शैटर हो जाएगी, साथ ही साथ ड्रैगन किलिन को भी कुर्बान होना पड़ेगा। और अब हमें किन्मो के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किन्मो ड्यूटी एंड डीमन गॉड से बात कर रहा था। किन्मो उससे कहने लगा कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप किसी को ढूंढने में मेरी मदद करोगे, तो अब वो वादा निभाने का वक्त आ चुका है। जिस पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड कहने लगा कि बच्चे, तुम मेरा इस्तेमाल करके अपनी बात को क्लियर करना चाहते हो। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं खुद होकर इस मौत की खाई में छलांग लगा दूंगा? तो किन्मो ने फटाफट से ड्यूटी एंड डीमन गॉड को मस्का मारना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि आप ड्यूटी एंड रेल्म के गॉड हो, आपके नॉलेज के सामने मेरे जैसे बच्चे की कोई औकात नहीं। आपने तो हर एक चीज में मुझे सरपास किया है और इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस बैरियर को क्रॉस करने में मेरी हेल्प कीजिए। सिर्फ आपके पास ही वो एबिलिटी है कि मुझे इस बैरियर की दूसरी पार सेफली पहुंचा सकते हो और ये इम्पोर्टेंट काम मैं आपसे फ्री में नहीं करवाऊंगा। अगर मैं केयरफ्री सिटी में जाकर सही सलामत वापस आ पाया तो मैं खुद आपको आजाद करके आपकी ड्यूटी एंड रेल्म तक पहुंचा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि आपको मुझ पर एक कौड़ी का भी यकीन नहीं, तो आपको यकीन दिलाने के लिए मैं हार्ट ऑफ लेने के लिए भी तैयार हूँ। जिस पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड कहने लगा कि ना बच्चे, तुझे कसम खाने की कोई जरूरत नहीं। अगर तूने कसम खाई फिर तो मैं तुझ पर जरा भी भरोसा नहीं कर सकता।
पिछली बार कसम खा के तुमने अपने वादे को काफी अच्छे से तोड़ मरोड़ दिया। तुम्हारी वजह से मैं इस पपेट की बॉडी में फंसा हूँ। दुनिया के लिए तो कसम खाना यानी कि प्रॉमिस करना है, लेकिन तुम्हारी डिक्शनरी थोड़ी सी अलग है। तुम्हारी कसम खाने का मतलब है तुम दूसरे को अपने जाल में फंसा रहे। इसलिए अभी तुमने जो बात बोली मैं उसी पर भरोसा करूंगा। सो गाइज, ये है हमारे किन्मो की दहशत। डीमन गॉड तो उसकी कसम पर भी यकीन नहीं करता। वेल, यहाँ पर किन्मो को डीमन गॉड पर हंसी आ रही थी। वो कहने लगा, ड्यूटी एंड डीमन गॉड, आप काफी ज्यादा महान हो। देखो तो आपने मुझे पूरी तरह से समझ लिया। और अब फाइनली वो भयानक मोमेंट आ जाता है जहाँ पर किन्मो ने उस बैरियर के अंदर एंटर किया। उसने देखा कि यहाँ पर तो गोल्डन थ्रेड्स का पूरा जाल बिछा है, जिन्हें काफी सिस्टमेटिकली सेटअप किया गया था। अगर एक पत्ता भी इस लाइन को क्रॉस करे तो वो भी जलकर राख हो जाएगा। और उतने में ड्यूटी एंड डीमन गॉड ने एक डायस बाहर निकाल ली। वो अब अपना कैलकुलेशन करते हुए किन्मो को गाइड करेगा। सब ये लोग उन गोल्डन थ्रेड से बचते हुए काफी केयरफुली आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वेल, यहाँ पर फ्लोट होने वाली रून्स है, जिस पर किन्मो का गलती से पाँव पड़ने वाला था, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो रून वहाँ से फ्लोट हो गया। वहीं पर ड्रैगन किलिन भी काफी संभाल कर आगे बढ़ रहा था, मगर वो भूल गया कि उसकी एक पूंछ भी है जो कि एक रून पर टकराने वाली थी। हालांकि किन्मो ने समय रहते उसकी पूंछ को होल्ड करते हुए ड्रैगन किलिन को बचा लिया। साथ ही साथ वो डीमन गॉड से कह रहा था कि कोई भी चालाकी मत करना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम भी यहीं पर ट्रैप हो जाओगे। जिस पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड कहने लगा कि बच्चे, एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और ऊपर से तुम मुझ पर ही हुक्म चला रहे। यहाँ का ट्रैप ऑलरेडी पेचीदा है, तो अपने उस मोटे कुत्ते को समझा देना कि उसे अपनी पूंछ और सींग को संभाल कर रखना पड़ेगा। साथ ही वो किन्मो को बताने लगा कि इस पाथ को अंदर से बाहर की तरफ काव किया है। जो लोग यहाँ से स्किप करना चाहते थे उन्होंने इस पाथ को काव किया था, यानी कि वो लोग बाहर जा रहे थे और हम इसी रास्ते का यूज करके अंदर जा रहे। यहाँ की सिचुएशन रिवर्स होने की वजह से मुझे अपने कैलकुलेशंस को भी रिवर्स करना होगा, तो मैं अपनी स्पेशल फॉर्मेशन में कियान, कुन, जुन और जिन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तरह से मैं कैलकुलेशंस को ऑटोमेटिकली रिवर्स कर पाऊंगा। साथ ही डीमन गॉड ने किन्मो को एक बार बचा भी लिया था। किन्मो ने देखा कि वो एक गोल्डन थ्रेड पर पाँव रखने ही वाला था, लेकिन डीमन गॉड ने समय रहते उसे रोक लिया। वो किन्मो से कह रहा था, बच्चे, तुम एक कदम भी गलत नहीं रख सकते वरना तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। वेल, यहाँ पर किन्मो को तसल्ली हो चुकी थी कि डीमन गॉड अपने प्रॉमिस को पूरा कर रहा है। इस बार डीमन गॉड उसे कोई धोखा नहीं देना चाहता, क्योंकि वो खुद भी किन्मो के साथ इस दलदल में पूरी तरह से फंस चुका था। यहाँ पर किन्मो उसकी तारीफें करते हुए कहने लगा कि डीमन गॉड, आपकी तो स्पेशल कैलकुलेशंस की मास्टरी वाकई गजब की है। आप तो बड़ी इजीली सेफ पैसेज को लोकेट कर पा रहे। जिस पर डीमन गॉड बताने लगा कि स्पेशल कैलकुलेशंस को एक्यूरेट होने में काफी ज्यादा वक्त लगता। उन्हें मास्टर करने के लिए तुम्हारे अंदर सब्र भी होना चाहिए और साथ ही साथ टैलेंट भी। बिना इस कैलकुलेशन में महारत हासिल किए तो तुम किसी डिवाइन आर्ट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तुमने ऊपर ऊपर से कैलकुलेशंस को मास्टर कर भी लिया तो भी तुम डिवाइन आर्ट की असली पावर को अनलीश नहीं कर पाओगे। जिस पर किन्मो कहने लगा कि क्यों ना आप अपना नॉलेज मेरे साथ भी शेयर कीजिए। तो डीमन गॉड उसे बताने लगा कि इस कैलकुलेशन को मास्टर करने के लिए तुम्हें इन नियम को समझना होगा। उन्हें सही जगह पर सेटअप करके आपस में इंटरकनेक्ट करना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके चलते एक ऐसा फॉर्मेशन बनेगा जो अपने आप इंटरैक्ट भी होगा और इवॉल्व भी। वहीं पर किन्मो सोच रहा था कि ग्रेट एक्सपेंशन में 50 तक नंबर्स हैं, मगर आज तक बस 49 नंबर्स को ही प्रैक्टिस में यूज किया गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर टोटल 49 फॉर्मेशंस हैं, जो कि अपने आप कैलकुलेशंस को रन कर रहे हैं। तभी डीमन गॉड उससे कहने लगा कि बच्चे, अपना मुंह जरा सा बंद रखो। अगर मेरा एक भी कैलकुलेशन गलत साबित हुआ तो हम तीनों की तीनों यहाँ पर मारे जाएंगे। बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होना, अपनी आंखें पाथ पर फोकस रखो। और अब काफी देर बाद ये लोग फाइनली एक सेफ जगह पर पहुंच गए। यहाँ पर कोई फॉर्मेशन सेटअप नहीं था और अब ये लोग सीधे उस एरिया को एक्सप्लोर करने लगे। किन्मो ने देखा कि वहाँ पर हजारों लाखों ग्रेव्स हैं। उन्हें देखकर ही किन्मो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर लाशें किसकी दफनाई गई। क्या वो लोग केयरफ्री सिटी से बिलोंग करते थे? इसलिए उनमें से एक टूम्बस्टोन को चेक करने लगा। तभी ड्रैगन किलिन उसे बताने लगा कि देखो तो ये टूम्बस्टोन पूरी तरह से ब्लैंक है, इस पर तो मरने वाले का नाम भी लिखा नहीं गया। मैंने तो आज तक भी ऐसी बेनामी ग्रेव नहीं देखी थी। जिस पर किन्मो बताने लगा कि यहाँ के किसी भी टूम्बस्टोन पर कोई नाम नहीं लिखा। जिस पर डीमन गॉड बताता है कि शायद यहाँ पर कोई बहुत ही भयानक सीक्रेट दफन होगा और वो सीक्रेट कभी दुनिया के सामने एक्सपोज ना हो, इसलिए इन ग्रेव के नामों को भी इरेज कर दिया गया। और उतने में किन्मो को अपने सामने एक विलेज नजर आया जिसे
से देखकर यू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि बैरियर के बाहर भी उसने एक तबाह हुई सिटी को विटनेस किया था, जिसमें कई सारे टावर्स और पैलेसेस आसमान में फ्लोट कर रहे थे। तो अगर ये असली सिटी है तो फिर वो क्या थे? उनकी पैटर्न्स और डिजाइन तो यहाँ के कंस्ट्रक्शन के मुकाबले पूरी तरह से अलग है। हो सकता है कि वो फ्लोटिंग टावर कोई मैकेनिज्म है जिन्हें जानबूझकर वहाँ पर सेटअप किया गया था। और फाइनली किन्मो उस विलेज में पहुँच गया। उसे वहाँ का एक घर जाना पहचाना मालूम हो रहा था। वहाँ पर एक फर्नेस थी जिसे देखते साथ ही किन्मो को ग्रैंडपा म्यूट की याद आई। वो भी फोर्जिंग के लिए किसी ऐसी फर्नेस का इस्तेमाल करते थे। और उतने में ही किन्मो की नजर पड़ी एक छोटे बच्चे के पालने पर। उस क्रेडल को देखते साथ ही किन्मो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। तब तक ड्रैगन किलिन भी उसके पास पहुँच जाता है। वो भी किन्मो को मायूस होते हुए कहने लगा कि यंग मास्टर, कहीं आपका घर तो नहीं था? यहाँ पर किसी छोटे बच्चे के खिलौने पड़े हुए हैं। इसलिए किन्मो उस घर को एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पर पहुँच गया। उसके दिल में कई सारे सवाल थे कि क्या यही उसका असली घर था? अगर ये उसका घर है तो फिर उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ? उतने में डीमन गॉड की उसे आवाज आई। वो कह रहा था कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मैं जल्द से जल्द इस केयरफ्री सिटी से बाहर जाना चाहता हूँ और एक बार हम बाहर गए तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। मैं तुम्हारी इस भयानक दुनिया में एक सेकंड भी नहीं रहना चाहता। ये तो एक ऐसी दुनिया है जिसे देवताओं ने खुद होकर अबैंडन किया। वेल, किन्मो भी चुपचाप से उसकी सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि डीमन गॉड की बातों में सच्चाई है। क्योंकि इस दुनिया की जो भी हालत हुई है उसमें कहीं ना कहीं गॉड्स का इन्वॉल्वमेंट था। और अब ये लोग वहाँ से आगे की तरफ रवाना हो गए। किन्मो के दिल में बस एक ही सवाल था कि यहाँ पर कितने लोग ट्रैप थे और वो कब से। और अब ये लोग उस क्लिफ के एज पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन्होंने देखा कि एक और बैरियर उनके सामने सेटअप है। तभी डीमन गॉड ने देखा कि उसकी डायस काफी अजीब तरीके से बर्ताव कर रही, तो तुरंत ही किन्मो को बता देता है कि यहाँ मौजूद स्पेस में कुछ तो गड़बड़ी है। और उतने में किन्मो को किसी औरत की आवाज आने लगी, तो किन्मो ने अपने दोस्तों को खामोश रहने का इशारा कर दिया ताकि वो उस लेडी की बातों को सुन पाए। दरअसल वो औरत कह रही थी कि तुम्हें तो अपनी टैलेंट पर काफी ज्यादा भरोसा था और देखो तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम यहाँ पर फंस चुके हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम लोग इस बेकार सी जगह से कब बाहर जाएंगे। और तुम्हारी हरकतों से ऐसा लग रहा है कि तुम यहीं पर सड़ना चाहते हो। तुम सबके सब एक नंबर के जिद्दी बुड्ढे हो। तुम्हारी वजह से मैं भी यहाँ पर फंस गई। तुम तो मरोगे ही मरोगे और मुझे भी अपने साथ ले जाओगे। वेल, किन्मो ने ये डांट सुनते साथ ही तुरंत ही पहचान लिया कि ये तो उसकी ग्रैनी सी की आवाज है। इसलिए वो डीमन गॉड से कहने लगा कि चलो फटाफट से इस बैरियर को चेक करो, हो सकता है कि मेरे एल्डर्स उस बैरियर के उस पार हो। तो ड्यूटी एंड डीमन गॉड अपनी फॉर्मेशन की मदद से सीधे उस बैरियर पर अटैक कर देता है और ये अटैक हिट होते साथ ही उस बैरियर पर क्रैक्स पड़ गए। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो सारा बैरियर पीसेस में शैटर हो चुका था। लेकिन अब यहाँ पर भी एक नया ट्विस्ट आया। किन्मो ने देखा कि वो सारे ब्रोकन पीसेस अपने आप जुड़ने लगे हैं और अब वो सारे पीसेस एक साथ जुड़ते हुए एक ऑर्ब को फॉर्म कर लेते हैं। ड्यूटी एंड डीमन गॉड के तो ये देखकर ही होश उड़ गए। वो किन्मो को बताता है कि जिस भी डेटी ने इस फॉर्मेशन को सेटअप किया था वो काफी ज्यादा चालाक है। उस बंदे ने यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 180 लेयर्स वाली स्पेस बना दी, यानी कि यहाँ पर टोटल 180 डिवाइन सील्स हैं। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ग्रैंडपा बुचर को देख पाते हैं, जिन्होंने बड़ी ही तेजी के साथ जाकर एक टोर्नेडो पर हमला कर दिया, जिसके चलते वो टोर्नेडो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एल्डर बुचर अपने साथियों से कहने लगे कि अब तो पावर्स का इस्तेमाल करने से मेरी पीठ में दर्द हो रहा, सो अब आराम करने की बारी मेरी है, तुम दोनों काम पे लग जाओ। अगला डिवाइन सील जल्दी यहाँ पर आने वाला है, तो तुम दोनों को तैयार रहना पड़ेगा। जिस पर एल्डर ब्लाइंड कहने लगे कि अरे बाप रे, मैं भी काफी ज्यादा थक चुका हूँ, अब मैं भी पहले जैसा पावरफुल नहीं रहा। दरअसल किन्मो जिस ऑर्ब को बाहर से देख रहा था ये लोग उसी में ट्रैप है। ग्रैंडपा ब्लाइंड कहने लगे कि हम दोनों से जवान तो ये यंग लेडी है, तो क्यों ना इसे ही अगली डिवाइन सील को हैंडल करने दिया जाए। इधर ग्रैनी सी अपनी क्योटिक एनर्जी को स्टेबल करने में लगी हुई थी और उतने में उनका मरा हुआ हस्बैंड उनसे बात करने लगा। वो कह रहा था मेरी जान, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर ऑलमोस्ट डिप्लीट होने के कगार पर है, तो क्यों ना तुम मुझे अपनी बॉडी का कंट्रोल दे दो। जिस पर ग्रैनी सी ने गुस्से में उसे दफा होने के लिए बता दिया। दरअसल ये बंदा ग्रैनी सी का इनर डीमन है। ग्रैनी सी ने शादी की रात पर ही इसे मार दिया था और तब से ही उसकी सोल ग्रैनी सी की बॉडी में रिसाइड करती है। ये उस दिन के इंतजार में है जब ग्रैनी सी कमजोर हो जाएगी
जाएगी। यहाँ पर ये दोनों एल्डर्स भी समझ चुके थे कि ग्रैनी सी का इनर डीमन यहाँ आने के बाद और भी ज्यादा ताकतवर बन गया। अगर ग्रैनी सी जल्दी से यहाँ से बाहर नहीं गई तो उसकी बॉडी पर उसका हस्बैंड कब्जा कर लेगा। और उतने में वहाँ पर एक और डिवाइन सील एक्टिवेट हो गया। एक दूसरी स्पेस इन सबके सामने अपीयर हो गई थी और साथ ही इस डिवाइन स्पेस के बाद कौन सी स्पेस का नंबर आएगा ये भी हमें दिखाया गया। कहीं पर फ्लेम्स के घिरे हुए माउंटेन थे तो कहीं पर ढेर सारे स्कल्स थे। सो अब इन दोनों एल्डर्स ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने मौजूद स्पेस को शैटर करना शुरू कर दिया। लेकिन ये लोग जोश में ज्यादा आगे जा पाए इससे पहले ग्रैनी सी ने अपनी थ्रेड की मदद से इन्हें जकड़ कर वापस बुला लिया। ग्रैनी सी अपने किसी भी दोस्त को खोना नहीं चाहती और फिलहाल ये लोग ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर हर कदम पर खतरा था। और उतने में उन्हें अपने सामने वाली स्पेस में ग्रैंडपा डेफ नजर आते हैं। ग्रैनी सी उनसे कह रही थी कि ओए बहरे जल्दी से यहाँ आ जा, हम लोग यहाँ पर हैं। और जिन्हें सुनाई नहीं देता हो तो ग्रैनी सी की आवाज सुनकर तुरंत ही उनकी तरफ आगे बढ़ने लगे। वो अपने स्पिरिचुअल ब्रश की मदद से अपना रास्ता क्लियर कर रहे थे मगर उसी वक्त वो अपने सामने मौजूद क्रिस्टल में ट्रैप हो जाते हैं। साथ ही ग्रैनी सी की पावर भी तेजी के साथ डिक्रीज होने लगी जिसके चलते इनर डीमन और भी ज्यादा पावरफुल बन गया। इनफैक्ट वो तो अब ग्रैनी सी को अपने रिफ्लेक्शन में भी नजर आने लगा। तो ग्रैनी सी इरिटेट होते हुए कहने लगी कि ऐसे फाइटिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता, हमें कुछ भी करके इसका तोड़ निकालना होगा। जिस पर ग्रैंडपा डेफ बताने लगे कि ये इतना आसान बिल्कुल नहीं है, ये डिवाइन सील्स गॉड के एक डायस जैसे है। तो जैसे कि एक डायस में 6 साइड्स होती है वैसे ये एक बड़ा सा डायस है, लेकिन इसकी 6 साइड्स नहीं बल्कि इसमें है 180 साइड्स और हम उसी डायस के सेंटर में फंस चुके हैं। इसलिए डायस को चाहे किसी भी दिशा में रोल क्यों न किया जाए, डिवाइन सील तो हमेशा एक्टिवेट रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे भी साथी ऐसे ही किसी स्पेस में ट्रैप होंगे, लेकिन वहाँ की स्पेस काफी अजीब तरीके से बर्ताव कर रही। तो इससे साबित होता है कि इस मैकेनिज्म की कोर काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। अगर किसी स्पेस में क्रिस्टल्स है तो वहाँ पर क्रिस्टल ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो फायर बॉल से भी अटैक हो रहे हैं, यानी कि डिवाइन स्पेस आपस में मर्ज होती जा रही। दरअसल इस डायस में कैलकुलेशन का एक सेट है, लेकिन अब उसमें एरर आना शुरू हो चुके, इसलिए यहाँ की एक डिवाइन स्पेस दूसरी स्पेस में जाकर इंटरफेयर कर रही। वेल उनकी ये सारी बातें सुनकर ग्रैंडपा बुचर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। वो कह रहे थे कि तेरी ये टेक्निकल भाषा मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, इसलिए जल्दी से अपना ये भाषण झाड़ना बंद करके मुझे सीधा रेजोल्यूशन बता। मैं यहाँ पर बिल्कुल फंस के नहीं रहना चाहता, तो जल्दी से बताओ इस डिवाइन सील को ब्रेक कैसे किया जाए। तो एल्डर ब्लाइंड उन्हें बताने लगे कि जिस भी गॉड ने ये सारा फॉर्मेशन सेटअप किया था उसने ज्यादा आगे की सोच नहीं रखी। उसे पूरा यकीन था कि जो भी इस स्पेस में एंटर करेगा वो जरूर उसे मारा जाएगा। तो उसने एक सर्टेन डेसिमल पॉइंट तक ही अपने कैलकुलेशंस लगाए, मगर ज्यादा आगे जाने के बाद उसे बोर हुआ होगा तो उसने अपने कैलकुलेशंस को बंद कर दिया। और इसी दरमियान उस स्पेस में ढेर सारे ब्लास्ट हो रहे थे। दूसरी डिवाइन स्पेस ने इस स्पेस में घुसकर इसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। तो ये लोग जैसे तैसे उन धमाकों से खुद को बचाने लगे। वहीं पर एल्डर ब्लाइंड भी अपने सामने आने वाले हर एक क्रिस्टल को शैटर करने लगे। वो अपने साथियों को बता रहे थे कि हमें बस यहाँ पर बने रहना होगा और कुछ टाइम बाद ये डिवाइन सील्स अपने आप कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगे। तब तक ग्रैनी सी का इनर डीमन उन पर और भी ज्यादा हावी हो गया। वो एल्डर ब्लाइंड से पूछता है कि बताओ फिर इन सभी सील्स को कोलैप्स होने में कितना वक्त लगेगा। तो एल्डर ब्लाइंड ने भी फटाफट से अपना स्पेशल कैलकुलेशंस करना शुरू कर दिए और फिर काफी देर तक कैलकुलेशन करने के बाद उन्हें जवाब मिला। वो कहते हैं कि इन सभी डिवाइन सील्स को अपने आप कोलैप्स होने में लगभग 24,000 सालों का वक्त लगेगा। और अब उनका ये जवाब सुनकर दोनों एल्डर्स के मुंह बंद हो गए। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ड्यूटी एंड डीमन गॉड को देख पाते हैं, जो एल्डर डेफ जैसे ही अपने स्पेशल कैलकुलेशंस लगाने में बिजी था। उसका भी हिसाब किताब काफी देर तक चलता रहा और वहीं पर किन्मो उससे जवाब मांगने के लिए बेकरार था। जब से उसने अपनी ग्रैनी सी की आवाज सुनी है अब उससे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। वो बस अपने एल्डर से मिलना चाहता था। सो अब वो ड्यूटी एंड डीमन गॉड से पूछने लगा कि बताए क्या इसे ब्रेक किया जा सकता है। जिस पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड बताने लगा कि इस सील को काफी चालाकी से सेट किया है, मगर जिस गॉड ने इसे डिजाइन किया था वो काफी ज्यादा जल्दी में होगा, इसलिए उसने डिवाइन सील के इनफाइनाइट कैलकुलेशंस किए ही नहीं। और इसी वजह से इस फॉर्मेशन में ढेर सारे फ्लॉज हैं। उन फ्लॉज की वजह से ये डिवाइन सील अपने आप ही कोलैप्स होने लगेंगे और मेरे ख्याल से कोलैप्स होने की ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अगर तुम्हें एग्जैक्ट टाइमिंग बताया जाए तो इस सील को अपने आप ब्रेक होने में 24,000 सालों का वक्त लगेगा। अभी सुनकर ही किन्मो के तो होश उड़ गए। वो कह रहा था कि हम इतने सालों तक इंतजार नहीं कर सकते, कोई तो दूसरा तरीका जरूर होगा जिसका इस्तेमाल करके हम इसे ब्रेक कर पाएंगे। हमें वही डिवाइन क्यूब दिखाया गया जिसके
जिसके अंदर टोटल 180 स्पेस है। वहीं पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड अपनी कैलकुलेशंस करते हुए इस डिवाइन सील को ब्रेक करने का तरीका ढूंढ रहा था, लेकिन जैसे ही किन्मो ने उससे पूछा कि क्या ये ब्रेक हो सकता है, ड्यूटी एंड डीमन गॉड ने उसे काफी नाउम्मीद भरा जवाब दिया। वो बताता है कि इस डिवाइन सील को जिस गॉड ने सेटअप किया था उसने बाद में एक शॉर्टकट का इस्तेमाल किया। उसने डेसिमल प्लेसेस के इनफाइनाइट कैलकुलेशंस नहीं लगाए, जिसके चलते इस डिवाइन सील की एक कमजोरी तैयार हो गई। मेरे ख्याल से 24,000 सालों बाद ये सील अपने आप कोलैप्स हो जाएगा। अब 24,000 साल ये वक्त काफी ज्यादा लंबा था और किन्मो अपने एल्डर्स को उतनी सालों तक तो वहाँ पर कैद रख ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है कि वो लोग कभी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इन डिवाइन सील के ब्लॉक में तो एक पल भी गुजारना मुश्किल था, इसलिए किन्मो कहता है कि ना हमारे पास उतना वक्त नहीं है, हमें कुछ भी करके इस डिवाइन सील को शैटर करना होगा। कोई ना कोई वे अराउंड तो जरूर है जिसका इस्तेमाल करके हम इस डिवाइन सील को ब्रेक कर पाए। जिस पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड बताने लगा कि हाँ इसका एक तरीका है। भले इस डिवाइन सील में टोटल 180 स्पेस है, लेकिन इसके पास बस 108 फेसेस हैं, जो कि उसकी बाहरी सतह को रिप्रेजेंट करते हैं। मगर यही तो उस गॉड ने इस सील को बनाते हुए चालाकी दिखाई। उसने सिर्फ 108 फेसेस को बाहरी सतह पर रिप्रेजेंट किया, जबकि असल में यहाँ पर 109 सरफेसेस मौजूद हैं, यानी कि एक सरफेस एक्स्ट्रा, तो हमें उसे ही टारगेट करना होगा। और इतना कहते साथ ही ड्यूटी एंड डीमन गॉड ने अपनी कैलकुलेशन डायस को स्पिन करना शुरू कर दिया। उस डायस से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी, जो अपने आप न जाने कितने ही सारे हिस्सों में बट जाती है। और अब यहाँ पर बहुत बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट हो गया, जो कि एक ही पल के अंदर हजारों लाखों कैलकुलेशंस को कंप्लीट कर रहा था। वेल यहाँ पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड ने टाइगी डिवाइन कैलकुलेशन मेथड का इस्तेमाल किया था। वो इस डिवाइन सील में मौजूद हर एक सितारे की पोजीशन को सब्सट्रैक्ट करने लगा। उस कैलकुलेशन ने 36 हेवनली स्टार्स और 72 अर्थली फिएंट्स को जोड़ दिया था, जो कि डिवाइन सील की हर एक सरफेस को रिप्रेजेंट करने लगा। वेल इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए ड्यूटी एंड डीमन गॉड उस हिडन स्पेस को ढूंढना चाहता था, जो कि इस डिवाइन सील के अंदर छुपी हुई है। दरअसल वो हिडन स्पेस एक कोर थी, जो कि इस डिवाइन सील को मैनेज करती है। अगर किसी चीज की कोर को ही डैमेज किया जाए तो उसका सारा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, और यही प्लान था ड्यूटी एंड डीमन गॉड का। वो इस डिवाइन सील के अंदर एक टेक्निकल ग्लिच पैदा करना चाहता था, ताकि ये डिवाइन सील अपने आप ही काम करना बंद कर दे, और फिर इसके कोलैप्स होने के भी चांसेस थे। और फाइनली पूरे 108 सरफेसेस को चेक करने के बाद ड्यूटी एंड डीमन गॉड उस कोर के पास पहुंच गया, जो कि इस डिवाइन सील की जान थी। तो सबसे पहला ड्यूटी एंड डीमन गॉड ने उस कोर को अपने टाइजी कैलकुलेशन फॉर्मेशन में जकड़ लिया। यहाँ पर वो कोर पूरी तरह से जाम हो चुकी थी, जिसके चलते उसका फंक्शन अपने आप कम होने लगा। और जैसे उस कोर ने काम करना बंद किया, डिवाइन स्पेसेस में क्लैशेस होना शुरू हो गए। इसी डिवाइन सील के अंदर हम किन्मो के ग्रैंड पास को देख पाते, जो कि काफी ज्यादा परेशान थे। ग्रैनी सी कहने लगी कि न जाने कब से ही हम इस डिवाइन सील में ट्रैप हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे ख्याल से हम लोग यहीं पर मारे जाएंगे। और उतने में ही ग्रैंडपा ब्लाइंड अचानक से शॉक होकर उन्हें बता देते हैं कि अरे इस डिवाइन सील का रोटेशन तो अपने आप स्टॉप हो गया। वैसे तो ये डिवाइन सील कभी भी अपने फंक्शन को स्टॉप नहीं कर सकती। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई तो है जो हमें बचाना चाहता, और उसी ने इस 180 स्पेसिस के रोटेशन को बंद किया होगा। जिस पर ग्रैंडपा बुचर कहने लगे कि हम सबके सब एल्डर यहाँ पर फंस चुके हैं, और सानला विलेज में ऐसा कोई नहीं जो हमें बचाने के लिए यहाँ आ पाएगा, इसीलिए अपने बेकार के अजम्पशंस लगाना बंद कर दो। उतने में ग्रैनी सी कहती कि मेरे ख्याल से ये हमारा किन्मो होगा, सिर्फ वही ये काम कर सकता है। और फिर ग्रैनी सी ने काफी केयरफुली अपनी सराउंडिंग नॉइजेस को सुनना शुरू किया, और उतने में उन्हें किन्मो की आवाज आई, जो कि अपने एल्डर्स को पुकार रहा था। जो सुनते साथ ही ग्रैनी सी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अपने साथियों को बताने लगी कि ये तो मेरे किन्मो की आवाज है, देखो वो हमें बचाने के लिए पहुंच गया। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो बच्चा यहाँ पर आया क्यों, ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। और उतने में ग्रैंडपा ब्लाइंड जोर जोर से चिल्लाते हुए किन्मो को बताने लगी कि प्लीज यहाँ से वापस चले जाओ, तुम इस डिवाइन सील की फोर्स को हैंडल नहीं कर पाओगे, और हम ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी कि हमारी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए जल्दी से यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन किन्मो ने वापस जाने से मना कर दिया। साथ ही उन्हें तसल्ली देते हुए बताने लगा कि आप मेरी फिक्र बिल्कुल भी ना करें, मैं अपने साथ बहुत ही खतरनाक बंदे को लेकर आया हूँ। वो इतना ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल है कि आप सभी को रिहा कर पाएगा। अब किन्मो के मुँह से अपने लिए इतनी सारी तारीफें सुनने के बाद तो डीमन गॉड का सीना प्राउड से
चौड़ा हो गया। किन्मो ने आज तक डीमन गॉड की कभी इतनी तारीफ नहीं की थी, लेकिन अपने कैलकुलेशंस के दम पर उसने किन्मो को फाइनली इम्प्रेस कर ही दिया। यहाँ पर किन्मो ड्यूटी एंड डीमन गॉड को बताने लगा कि मैं अपने ग्रैंडपा और ग्रैनी सी की आवाज सुन सकता हूँ। उनकी आवाजों की डायरेक्शन से ऐसा फील हो रहा कि वो लोग कान स्पेस की पोजीशन में फंस चुके हैं। अगर इस डायस के जरिए बताई जाए तो उसका लोकेशन यहाँ पर होगा। तभी ड्यूटी एंड डीमन गॉड उसे बताने लगा कि इस डिवाइन सील की मेन कोर को स्टक करने के लिए हमें किसी पावरफुल ट्रेजर की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसा ट्रेजर जो ढेर सारे प्रेशर को झेलने के बाद भी सही सलामत रह सके। वो बिल्कुल शैटर नहीं होना चाहिए। मैं उस ट्रेजर को सीधे उस कोर के अंदर फेंक कर उसकी मशीन को जाम कर दूंगा। इससे मेन कोर ऑटोमेटिकली लॉकअप हो जाएगी। अभी सुनते साथ ही किन्मो ने फटाफट से अपनी कियानकुन स्टोरेज बैग को ओपन कर लिया, जो कि ट्रेजर से खचाखच भरी हुई थी। यहाँ पर वो ड्यूटी एंड डीमन गॉड के सामने अलग अलग तरह के ट्रेजर पेश करता है, जिसमें कि स्पिरिचुअल हर्ब्स के लेकर एक पावरफुल ग्यूकिन भी शामिल थी। वेल, इतने सारे ट्रेजर्स को देखकर तो ड्रैगन किलिन भी काफी ज्यादा हैरान था। यहाँ पर किन्मो ड्यूटी एंड डीमन गॉड को बताने लगा कि कुछ टाइम पहले मैंने लियोलान का गोल्डन पैलेस लूट लिया था। वहाँ के ट्रेजर चेम्बर में जितना भी सारा खजाना था उस सब का सब मैंने साफ कर लिया। तो अब तुम ही चेक करो कि इसमें से कौन सी वाली चीज तुम्हारे काम आएगी। तो ड्यूटी एंड डीमन गॉड ने सभी ट्रेजर्स को चेक करने के बाद फटाफट से उसमें से एक ट्रेजर को पिक कर लिया, जो कि दिखने में एक पत्थर जैसा था। डीमन गॉड कहता है कि यहाँ मौजूद कोर को जाम करने के लिए मेरे ख्याल से यही एक परफेक्ट ट्रेजर होगा। ये काफी ज्यादा मजबूत भी है और छोटा भी, तो इसे आसानी से शैटर नहीं किया जा सकता। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारा हमेशा साथ देती आ रही। बारबेरियंस के गोल्डन पैलेस को लूटने के बावजूद भी तुम जिंदा हो, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी कामयाबी है। तुम इतने बड़े चालबाज हो कि आज तक मैं भी तुम्हें प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। और अब डीमन गॉड ने उस ट्रेजर को अपने टाइजी कैलकुलेशन फॉर्मेशन में ऐड कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वो ट्रेजर सीधे 180 डिवाइन स्पेसेस में पहुंच जाता है। हर एक स्पेस को क्रॉस करने के बाद उसे कोर तक पहुंचना होगा। इधर डिवाइन स्पेस के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। ऐसा लग रहा था कि डिवाइन स्पेस के साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही। वहीं पर एल्डर्स भी अपना दिल थाम कर इस नजारे को देखने लगे और उतने में वहाँ मौजूद डिवाइन स्पेस शैटर होकर उनके सामने एक बहुत बड़ा प्लैनेट जैसा ऑब अपीयर हुआ। उसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसकी फोर्स से वो पूरा इलाका शेक होने लगा। साथ ही उस डिवाइन सील के अंदर जितनी भी दुनियाएं थी उसमें तो मानो तूफान आ गया। डिवाइन सील का अपनी दुनियाओं पर का सारा कंट्रोल खोता जा रहा था और अब धीरे धीरे करते हुए वहाँ पर तबाही मचना शुरू हो गई। ये डिवाइन स्पेसेस अपने आप शैटर होकर दूसरे स्पेसेस को डिस्ट्रॉय कर रही थी और उतने में एल्डर्स को किन्मो की आवाज आती है। उन्हें बता रहा था कि जल्दी से सावधान हो जाओ, थोड़ी देर में ये डिवाइन स्पेस शैटर हो जाएगी। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। उस स्पेस पर न जाने कितने सारे क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए। वहीं पर ग्रैंडपा बुचर बताने लगे कि ये डिवाइन स्पेस काफी ज्यादा पावरफुल है। जब ये शैटर होगा तब यहाँ पर तबाही मचेगी, इसलिए अपने डिफेंसिव एनर्जी को तैयार रखना ताकि हम इस एनर्जी ट्रिबुलेशन से खुद को बचा पाए। वहीं दूसरी तरफ किन्मो ने भी देखा कि वो डिवाइन सील शैटर होने के एकदम करीब पहुंच चुका है। इनफैक्ट उसके एल्डर भी उस डिवाइन स्पेसेस के अंदर काफी तेजी के साथ रोटेट होने लगे। उनकी आंखों के सामने न जाने कितनी सारी दुनियाएं मूव हो रही थी। कहीं पर लावा है तो कहीं पर पहाड़ है और फाइनली एक भयानक एक्सप्लोजन के साथ उस डिवाइन सील ने ब्रेक होना शुरू कर दिया। जिस भी डिवाइन गॉड ने इसे बनाया था उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि उसने इतना केयरफुली डिजाइन किया हुआ स्पेस भी शैटर हो सकता। उसे तो लगा था कि कोई भी डिवाइन सील में जाने के बाद एक ही झटके में मारा जाएगा और उसकी इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने उसकी डिवाइन सील को डुबा दिया। वेल, यहाँ पर डिवाइन सील के ब्रेक होने की वजह से किन्मो के एल्डर से एक स्पेस में से दूसरी स्पेस में पुश होने लगे। उनका अपनी बॉडी या फिर मूवमेंट पर जरा भी कंट्रोल नहीं था। इधर किन्मो ने भी अपने डीमन स्टार वाले फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। वो भी जानता था कि इस एक्सप्लोजन से यहाँ पर काफी सारी तबाही मचेगी, तो उसने फटाफट से अपने सामने एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली, जो कि इस तेज रफ्तार के साथ हिट होने वाली फोर्स को काफी अच्छे से काउंटर कर रही थी। मगर जो इलाका किन्मो की शील्ड से कवर नहीं था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और ये पावर ज्यादा ब्रूटल भी नहीं थी, क्योंकि जब डिवाइन स्पेस शैटर हुई वो अपनी एनर्जी सर्ज को चारों ओर फैला रही थी।
अगर ये एनर्जी सर्ज एक ही दिशा में यानी कि किन्मो की तरफ डायरेक्ट होती तो किन्मो की डिफेंसिव शील्ड कभी भी इसके सामने टिक नहीं पाती और किन्मो शुक्र मना रहा था कि अच्छा हुआ एनर्जी सर्ज चारों ओर फैल रही है, जिसके चलते डिस्ट्रक्शन का रेट ऑलमोस्ट कम हो गया। हर तरफ स्कैटर होने वाली पावर की वजह से किन्मो और उसके दोस्त सरवाइव कर पाएंगे और फाइनली एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ वो जगह पूरी तरह से जगमगाने लगी। भले पावर थी 180 स्पेसेस के डिस्ट्रॉय होने की और फिर थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो जाता है। किन्मो भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था और फाइनली उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई क्योंकि उसके सामने उसके एल्डर्स थे। वेल इन तीनों का अपनी बॉडी पर जरा भी कंट्रोल नहीं था, वो तो बड़ी ही तेजी के साथ नीचे की तरफ गिरने लगे। तो उन्हें बचाने के लिए किन्मो फटाफट से रवाना हो गया, लेकिन तब तक एल्डर माँ का धर्मा फॉर्म वहाँ पर अपीयर हो जाता है। एल्डर माँ ने अपने दोनों हाथों पर इन सभी एल्डर्स को कैच कर लिया था। वहीं पर ग्रैनी सी तो किन्मो को अपने सामने देखकर जोर जोर से हंसने लगी। वहीं पर किन्मो उन्हें डांट रहा था। वो कहता है कि आप लोगों ने धूप में तो बाल सफेद नहीं किए, आपको इतना भी पता है कि कौन सी चीज खतरनाक है, लेकिन फिर भी आपने मुझे इतना बड़ा टेंशन दिया। मेरे जैसा बच्चा इतने सारे इमोशनल प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता, ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए थी। और अब वो ग्रैनी सी के गले लगने पहुंच जाता है, मगर उन्होंने तो आते साथ ही किन्मो को एक जोरदार चमाट लगा दी। उससे पूछती कि बताओ तुम्हारा दिमाग कहाँ पर है, तुम इतनी खतरनाक जगह पर क्यों आए थे। जिसके बाद वो बड़े ही प्यार से किन्मो की इंजुरीज को भी चेक करने लगती है। उनकी ये फिक्र देखते साथ ही किन्मो के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन एल्डर ब्लाइंड ने ग्रैनी सी को किन्मो के पास जाने से रोक लिया और उसे बताती है कि तुम इस बुढ़िया से थोड़ा सा दूर रहो। ये काफी लंबे अरसे तक डिवाइन स्पेस में ट्रैप थी, जिसके चलते काफी ज्यादा कमजोर हो गई और बदले में इसका इनर डीमन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। ली टियानशिंग कभी भी इसकी बॉडी पर कंट्रोल ले सकता है, तो तुम्हें इससे थोड़ा सा दूर रहना होगा। अब ये सुनकर किन्मो को बुरा लग रहा था कि वो अपने ग्रैनी सी के पास भी नहीं जा सकता और उतने में ग्रैनी सी का इनर डीमन ली टियानशिंग दोबारा से उनकी बॉडी पर कंट्रोल लेता है। वो कहने लगा कि किन्मो हमारे होली डीमन सेक्ट का करंट लीडर है, तो भला मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचाऊंगा। मगर यही तो मसले की बात थी, अगर कोई बंदा किन्मो को मार पाया तो उसकी लीडर की पोजीशन उसे मिल जाएगी। होली डीमन सेक्ट में लीडर को असासिन करना काफी ज्यादा कैजुअल है और उतने में ग्रैनी सी ने दोबारा से अपनी बॉडी का कंट्रोल लेते हुए ली टियानशिंग को दफा होने के लिए बता दिया। तभी ग्रैंडपा लेम किन्मो से कहने लगे कि अरे वाह, तुम्हारा ये लोहे वाला दोस्त तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्या तुम मुझे इसका नाम बता सकते हो। तो किन्मो बताने लगा कि इनका नाम है ड्यूटियन डीमन गॉड और ये ड्यूटियन realm के सुप्रीम रूलर हैं, इसलिए प्लीज आप लोग इन्हें टीन का डिब्बा या फिर लोहे का आदमी ना बुलाएं। आप सभी को बचाने की खातिर ही मैं डीमन गॉड को यहाँ पर लेके आया था। उतने में ग्रैंडपा बुचर किन्मो से कहते हैं कि पिछली बार यांगकांग में हमारी मुलाकात हुई थी, उस वक्त तो ये लोहे का आदमी तुम्हारे साथ नहीं था। तो किन्मो से कहता है कि आप वो सारे सवाल छोड़कर ड्यूटियन डीमन गॉड के टैलेंट को अप्रिशिएट कीजिए, इनकी कैलकुलेशन की मास्टरी काफी ज्यादा गजब है। अगर इनका सपोर्ट ना मिलता तो मैं कभी भी इस डिवाइन सील को ब्रेक नहीं कर पाता। वेल ये सारी बातें सुनकर ड्यूटियन डीमन गॉड का सीना एक बार फिर से चौड़ा हो गया और दिल ही दिल में कह रहा था कि चलो फाइनली इस बदतमीज बच्चे को अकल आ गई। लेकिन ये बच्चा भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, भले इसकी मेथड रूथलेस हो, लेकिन इसके स्मार्टनेस को कोई बीट नहीं कर सकता। सो अब डीमन गॉड के बाद किन्मो अपने ड्रैगन किलिन को भी सभी एल्डर्स के साथ इंट्रोड्यूस करने लगा। वो कहता है कि ये है मेरा दोस्त ड्रैगन किलिन। पहला तो ये होली डीमन सेक्ट के पैट्रियार्क की सवारी था और उतने में ड्रैगन किलिन काफी ज्यादा इमोशनल होकर इन लोगों से अपने मास्टर के बारे में पूछने लगा, मगर ग्रैनी सी ने मायूस होकर ना में जवाब दिया। अब ये सुनते साथ ही ड्रैगन किलिन का दिल भी टूट जाता है। साथ ही किन्मो भी पूछ रहा था कि हमारे वो दोनों एल्डर्स और पैट्रियार्क कहाँ चले गए। तो एल्डर ब्लाइंड बताने लगे कि विलेज चीफ और एल्डर मास्क ने जो ट्रेसेस छोड़े थे मैं उसी को ट्रैक करके इन सभी लोगों को यहाँ लेके आया, मगर हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अब ये सुनकर ही किन्मो को टेंशन आ गया, लेकिन ग्रैनी सी उसे समझा रही थी कि ग्रैंडपा मास्क और विलेज चीफ एक साथ हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ तो पैट्रियार्क और लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर भी है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग सही सलामत होंगे। बस मुझे फिक्र है तो एल्डर म्यूट की, हम में से किसी ने भी उसे नहीं देखा, उसकी क्या प्लानिंग है वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी खतरनाक जगह पर वो ज्यादा देर तक होल्ड कर पाया होगा। ये सारी बातें सुनकर ही किन्मो का दिल बैठ गया, वो अपने किसी भी एल्डर को खोना नहीं चाहता था। तभी ग्रैनी सी उससे कहती है कि तुम इतनी खतरनाक जगह पर हमें ढूंढने को आए, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा। जिस पर किन्मो बताने लगा कि मैं तो नए साल को सेलिब्रेट करने यहाँ आया था और फिर कई दिन इंतजार करने के बाद मुझे पता चला कि आप लोग तो गुम हो चुके। क्या आपको पता भी है मैं आप लोगों के लिए कितना ज्यादा परेशान था? तो अब आइंदा से इधर उधर भटकने की जुर्रत भी मत दिखाओ।
दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सो यहाँ पर किन्मो छोटा होकर भी अपने सभी एल्डर्स को डांट रहा था और वो लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, जिसके बाद हम किन्मो के चेहरे पर मायूसी देख पाते हैं, क्योंकि अभी भी 5 लोग इसी दुनिया में मिसिंग थे। उतने में ही ग्रैंडपा बुचर कहने लगे कि हम सब एक साथ ही सानला विलेज में वापस जाएंगे। मैं अपने दोस्तों के बिना तो घर नहीं जाने वाला, चाहे फिर उन 5 को जहन्नुम से बाहर खींचकर निकालने की भी जरूरत क्यों न पड़ जाए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और फिर किन्मो डीमन गॉड से कहने लगा कि चलो जल्दी से आगे का रास्ता दिखाओ, हम यहाँ से इतनी जल्दी वापस नहीं जाने वाले। सो इस तरह से इन सभी ने ठान लिया था कि वो अपने साथियों को लेकर ही वापस जाने वाले। तब तक ड्यूटी एंड डीमन गॉड ने फटाफट से अपने आगे का रास्ता ट्रेस कर लिया। उसकी स्पीड देखकर एल्डर ब्लाइंड तो काफी ज्यादा हैरान थे। वो दिल ही दिल में सोच रहे थे कि मेरी डिवाइन आईज काफी ज्यादा शार्प है, लेकिन अभी तक मैं भी हमारे सामने के रास्ते को फिगर आउट नहीं कर पाया। इससे तो बस एक ही बात साबित होती कि ये बंदा कैलकुलेशंस का एक रिमार्केबल मास्टर है। सब ये लोग ड्यूटी एंड डीमन गॉड ने दिखाई हुई पाथ को फॉलो करते हुए क्लिफ के एज पर पहुंच गए और तभी उनके सामने एक अजीब सा जंगल था, जो कि उस क्लिफ के नीचे की साइड की ढलान पर ग्रो हुआ था, यानी कि यहाँ पर स्पेस का लॉ काम नहीं कर रहा था। और उतने में ड्यूटी एंड डीमन गॉड ने सीधे उस क्लिफ पर छलांग लगा दी। वेले देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। इन्होंने नोटिस किया कि डीमन गॉड तो पूरी तरह से महफूज है और फिर उसने इन सभी को अपनी तरफ आने का इशारा कर दिया। उसे फील हो रहा था कि एक फोर्स उसके पाँव को अंदर की तरफ खींच रही है। एक ग्रेविटी फोर्स जैसी नजर आ रही थी, जो कि इन लोगों को नीचे गिरने से बचा लेगी। और अब 1 बाय 1 करते हुए सभी लोग डीमन गॉड को फॉलो करने लगे। दरअसल इस इलाके में मौजूद मैग्नेटिक फोर्स को काफी अच्छे से अल्टर किया गया था और इसी वजह से इन सभी को ऐसा फील हो रहा था कि ये लोग किसी क्यूब के फेस पर सवार हैं। और ऐसे ही हजारों क्यूब्स इनके सामने खड़े थे, जिसे अलग अलग डायरेक्शन में सेटअप किया है। किन्मो बता रहा था कि इस पूरे इलाके में हजारों से भी ज्यादा क्यूब्स मौजूद होंगे, मगर उसे तो तजस्सुस इस बात का है कि हर एक क्यूब के एज पर होगा क्या। सब थोड़ी देर में ये लोग जिस क्यूब पर सवार थे उसके भी एज के पास पहुंच गए और फिर उन्हें अपने सामने न जाने कितनी सारी क्यूब्स हवा में फ्लोट करते हुए नजर आने लगे, जिन्हें डिफरेंट हाइट और डिफरेंट लोकेशन पर सेटअप किया गया था, ताकि ये सब असेंबल होने पर एक मैसिव हॉलोस्फीयर को डिजाइन कर पाए। और इस हॉलोस्फीयर के सेंटर में थी एक शटर्ड हुई रुइन, जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी, कि हो सकता है कि वो खंडहर ही असली केयरफ्री सिटी होगी। अभी तक हमने जो कुछ भी देखा वो तो बस एक मैकेनिज्म का हिस्सा था। मेरे ख्याल से असली सिटी वहीं पर होगी। और उतने में ड्यूटी एंड डीमन गॉड उसे बताने लगा कि यहाँ पर सेटअप किया गया सील मेरी इमेजिनेशन से भी कई गुना ज्यादा मुश्किल है। इसे हजारों क्यूबिक बैरियर फॉर्मेशन की मदद से बनाया गया है और हर एक क्यूब का फेस एज अ फ्रंट फेस फंक्शन करेगा। सो इसी क्यूबिक फॉर्मेशन की मदद से केयरफ्री सिटी को अंदर तक कैद किया है। साथ ही इस एरिया में जितने भी मैग्नेटिक फोर्स है उसे ये सारे क्यूब ही कंट्रोल कर रहे हैं। अगर यहाँ पर इस दुनिया का सबसे टैलेंटेड पर्सन यानी कि यांगकांग का एडवाइजर भी होता तो वो भी इस बेहतरीन सी टेक्निक को देखकर हैरान हो जाता। उसे तो ये भी पता नहीं होगा कि ऐसी भयानक और पेचीदा टेक्निक इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। खैर इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ने पूरे की पूरे केयरफ्री सिटी को अपने अंदर कैद किया है। उतने में ग्रैनी सी बताने लगी कि हमारे विलेज चीफ और पैट्रिया काफी ज्यादा पावरफुल है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग 180 डिवाइन स्पेस को क्रॉस करके ऑलरेडी उस रुइन में पहुंच चुके होंगे। उतने में किन्मो डीमन गॉड से कहने लगा कि प्लीज रास्ते को डिटेक्ट करो। अब ये सुनते साथ ही डीमन गॉड ने फटाफट से अपनी फॉर्मेशन की पावर को रिलीज किया। उनके सामने तो हजारों लाखों बैरियर मौजूद थे, तो किन्मो को बताने लगा कि यहाँ पर फ्लाई करना यानी कि अपनी मौत को बुलावा भेजना। फ्लाई करते हुए हम किसी न किसी बैरियर को ट्रिगर कर देंगे और अगर हमें एक सेफ रास्ता ढूंढना है तो उसके लिए हमें एक लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। भले ही मैं कैलकुलेशंस में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन एक सेफ पाथ को ढूंढने के लिए मुझे भी 30 से 50 सालों का वक्त लगेगा और अगर मेरी ओरिजिनल बॉडी यहाँ पर होती तो शायद मैं 1 या 2 सालों के अंदर सेफ पाथ को ढूंढ सकता था। सो अगर तुम्हारे एल्डर्स फ्लाई करते हुए इस रुइन में गए होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी मौत हो चुकी। अब ये सुनते साथ ही किन्मो ड्यूटी एंड डीमन गॉड से कहने लगा कि मेरे ग्रैंडपास को कर्स करना बंद करो, जिस पर डीमन गॉड भी मायूस होकर उसे समझाने लगा कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को कर्स नहीं कर रहा, बल्कि मैंने तो बस तुम्हारे सामने एक हकीकत रखी। यहाँ मौजूद सील काफी ज्यादा पावरफुल और भयानक है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा बैरियर का स्ट्रक्चर नहीं देखा था। ये एक श्रापित जगह है जहाँ पर एब्सोल्यूट रूल्स का राज होगा। ऐसी दुनिया में सरवाइव करना काफी ज्यादा ब्रूटल होगा। सच बताओ तो इस दुनिया के डिवाइन सील्स और यहाँ के बैरियर्स देखकर ही मेरी रूह भी कांप उठी। एक समझदार बंदा कभी भी ऐसे जहन्नुम में
नहीं रह सकता। अब अगर आगे चलकर तुमने मेरे सामने कभी भीख भी मांगी कि केयरफ्री सिटी चलो, तो भी मैं यहाँ पर नहीं आने वाला। ये दुनिया तो कम्प्लीटली इंसेन है, यहाँ पर कोई भी समझदार बंदा रह नहीं सकता। किन्मो ने भी नोटिस किया कि फॉर द फर्स्ट टाइम डीमन गॉड इतना ज्यादा डरा हुआ था। उतने में ही एल्डर ब्लाइंड किन्मो को बताने लगे कि हमारे विलेज चीफ पूरी तरह से सेफ होंगे। अगर ये लोग वहाँ पर गए हैं तो इन्होंने जरूर से कोई अल्टीमेट कैलकुलेशन किया होगा। साथ ही वो इन सभी को बताने लगे कि जरा केयरफुली ऑब्जर्व करो, केयरफ्री सिटी का शेप एक जहाज जैसा महसूस हो रहा। तो ये लोग भी पूरे फोकस के साथ उस स्पेस को चेक करने लगे और वाकई वहाँ पर एक जहाज था जो कि वहाँ पर पूरी तरह से स्टक हो चुका है। जो देखते साथ ही एल्डर लेम एल्डर ब्लाइंड की तारीफें करने लगे। वो कहते, वाह बुड्ढे, तेरी आंखें तो वाकई काफी ज्यादा शार्प हैं। उतने में किन्मो वहाँ मौजूद सन को ऑब्जर्व करने लगा। वो कह रहा था कि ये सन तो मानो किसी बड़ी सी पिल फर्नेस का हिस्सा है। हो सकता है कि यही फर्नेस एक पावर सोर्स जैसे इस्तेमाल की गई, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर जितने भी पैलेसेस और मैंशन फ्लोट कर रहे हैं वो शिप के कौन से हिस्से होंगे। कहीं ये फ्लोटिंग मैंशन इस शिप को कमांड देने का काम तो नहीं करते थे। उतने में ही ग्रैंडपा लेम बताने लगे कि मेरे ख्याल से यहाँ मौजूद सूरज एक एनर्जी सोर्स है जिसके पावर्स का इस्तेमाल करके ही ये शिप चलती होंगी। जस्ट इमेजिन कि इस पिल फर्नेस का बस एक ही टुकड़ा एक सूरज जैसा नजर आ रहा, तो जब ये पिल फर्नेस अटैच थी तभी कितनी ज्यादा मैसिव रही होगी। ऐसी गजब की पिल फर्नेस को बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसी मैग्निफिसेंट आर्ट किसके पास होगी। उतने में ही एल्डर ब्लाइंड बताने लगे कि सिविलाइजेशन वाकई काफी ज्यादा टैलेंटेड थी, लेकिन आज ये खंडर बन चुकी। वहीं पर एल्डर डेफ कह रहे थे कि केयरफ्री सिटी यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई चिंता नहीं। क्या इस दुनिया में कभी कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर वाकई कोई परेशानी ना हो? अगर ये वाकई केयरफ्री सिटी है तो यहाँ पर इतनी परेशानियाँ नहीं होती और ना ही ये सिटी बर्बाद हो जाती। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये ग्रेट शिप असली केयरफ्री सिटी होगी। मेरा अंदाजा तो ये है कि ये ग्रेट शिप असली केयरफ्री सिटी की तरफ जाने वाली होगी, लेकिन बीच में इसे स्टक कर दिया गया। तो अभी सभी लोग उसी सवाल पर दोबारा से घूम फिर कर वापिस आ गए कि असली केयरफ्री सिटी है कहाँ पर। भले ये लोग इतनी सारी परेशानियां झेल कर केयरफ्री सिटी की तलाश में यहाँ आए थे, मगर यहाँ पर इन्हें बस एक बर्बाद हुआ शहर मिला और इसी से उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये असली केयरफ्री सिटी हो ही नहीं सकती। इस सवाल से किन्मो को एक नई उम्मीद मिल चुकी थी। उसे ऐसा फील हुआ कि अगर उसने असली केयरफ्री सिटी ढूंढ ली तो हो सकता है कि वो अपने परिवार से दोबारा से मिल पाए, यानी कि किन्मो की उम्मीदें अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। और उतने में इन लोगों को वहाँ पर एक शिप नजर आती है जो कि बड़ी तेज रफ्तार के साथ हर एक डिवाइन सील और बैरियर को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही थी। और इस क्रिसेंट मून पर सवार थे किन्मो के ग्रैंडपा और पैट्रियार्क। इनकी मून शिप बड़ी ही तेजी के साथ इधर उधर स्पिन होते हुए अपना रास्ता बनाने लगी। वहीं पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड फटाफट से कैलकुलेशन करते हुए किन्मो को बताने लगा कि इसी सेफ रास्ते का तो मैंने जिक्र किया था। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वहाँ जाने के लिए हमें 40 से 50 साल लगने वाले थे, लेकिन इन लोगों ने तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर इस खतरनाक रास्ते को तय कर लिया और अब पैट्रियार्क और एल्डर इन लोगों के पास पहुँच जाते हैं। किन्मो तो इन्हें देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो गया। वहीं पर पैट्रियार्क एल्डर मास से कहने लगे कि पता नहीं तुमने विलेज चीफ को अपनी गोदी में उठाकर क्यों रखा है। ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है कि अपने आप भी नीचे उतर सकता था। जो सुनते साथ एल्डर मास की हंसी छूट गई। वो कहने लगे कि विलेज चीफ को आराम फरमाने की आदत पड़ी है, अगर मैं उन पर तवज्जो ना दूं तो ये खाना भी नहीं खाएंगे। और सच बताओ तो मुझे भी उन्हें कैरी करके ही सुकून मिलता। क्या करूं, मैं आदत से मजबूर जो हूँ। जो सुनते साथ ही सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। साथ ही जिस क्रिसेंट मून पर सवार होकर ये लोग यहाँ पर आए थे वो भी अपने आप छोटे छोटे पैलेट्स में तब्दील होकर बॉक्स में वापस चले गए। वेली कमाल किया था ग्रैंडपा म्यूट ने, जो देखकर ग्रैनी सी सरप्राइज होकर उनसे पूछने लगी कि बताओ तुमने उस क्रिसेंट मून को कैसे बनाया था। लेकिन ग्रैंडपा म्यूट इस पर कोई जवाब नहीं देते। जो देखते साथ ही एल्डर डेफ कहते कि शायद ये बंदा हमारे साथ अपना सीक्रेट शेयर करना नहीं चाहता, तो बाकी के एल्डर्स भी उन्हें धमकाने लगे। साथ ही ग्रैनी सी भी इरिटेट होकर उन्हें कर्स देने लगी कि अगर तुम ये वाला सीक्रेट हमारे साथ शेयर नहीं करोगे तो उन्हीं सीक्रेट के साथ मारे जाओगे। सो इस तरह से किन्मो ने ड्यूटी एंड डीमन गॉड की मदद से अपने सभी एल्डर्स को बचा लिया था और अब ये सभी लोग अपने विलेज की तरफ निकलने के लिए रवाना हो गए। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।